हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जीएसटी की, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का, उसी की कुछ एंट्रीज और अगला ब्लॉक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक है आपके सामने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पेज नंबर 270, पॉइंट नंबर 48, एंट्री नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, एड्रेस तो पूरा बता दिया मैंने, अब कैलकुलेशन और क्या है वो भी समझ लें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डिफरेंट मोड्स with or without accompanied belongings. 2. Embarking from or terminating in an airport which is located in the state of Arunachal, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura or at Bagdogra located in West Bengal. ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स के थ्रू अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब या तो फ्लाइट यहाँ से शुरू हो रही है या फिर फ्लाइट यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में जो भी एयर की टिकट होगी ना, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं रहेगा। ये इन एयरपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरा, नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन द रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड एक्सक्लूडिंग टूरिज्म टूर चार्टर हायर। मतलब रेडियो टैक्सी होगी तो जीएसटी लगेगा, टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर हायर ये सब होगा तो भी जो है जीएसटी लगेगा। अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है विच इज़ नॉन एयर कंडीशनड तो जीएसटी नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की डेफिनेशन के बारे में इन्होंने बोला है, इट हैज़ बीन असाइंड अ मीनिंग इन सेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। देखें यहाँ पे है, हाँ वो मीनिंग बताया है, तो पहले वही देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन्स अ मोटर व्हीकल विच कैरीज अ पैसेंजर और पैसेंजर्स फॉर हायर और रिवॉर्ड एंड इज एंगेज्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर एक्सप्रेस्ड or implied for the use of such vehicle as a whole for the carriage of passengers mentioned therein and entered into by a person with the holder of a permit in relation to such vehicle। तो यहाँ तक तो पहले क्या बोला बता दूं मैं आपको। मोटर व्हीकल है जो पैसेंजर्स को लेके जाता है, कुछ रिवॉर्ड या कुछ किराया उसको मिलता है, और इट इज़ एंगेज्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पैसेंजर्स को वो डेली लेके जा रहा है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, चलेगा। फॉर यूज़ ऑफ सच व्हीकल एज अ होल, मतलब पूरा ही व्हीकल बुक कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई लिमिटेड सवारियाँ आप अपनी बिठाओ बाकी वो किसी को भी बिठा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा ही उसको बुक कर लिया जाता है, ऐसा बोला है। एंड एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन विद द होल्डर ऑफ अ परमिट इन रिलेशन टू सच व्हीकल, मतलब जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके पास उस व्हीकल का जो है ओनरशिप है, कंट्रोल है, इसीलिए वो सामने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ ऑन अ फिक्स्ड और अग्रीड रेट ऑफ सम। ये भी हो सकता है कि व्हीकल मेरा है, जैसे बस है, बस मेरी है और मैंने किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप करने का या ऐसा कुछ। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि मैंने बस किसी को लीज पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है, और वो आगे उसको ऑपरेट करता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। on a one time basis or from one point to another, and in either case without stopping to pick up or set down passengers not included in the contract। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, पूरा व्हीकल जिसने बुक किया है सिर्फ उसी के बंदों को पिकअप किया जाएगा और उसी के लोगों को ड्रॉप किया जाएगा। इन बिटवीन किसी और के लिए व्हीकल कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। प्राइवेट बुकिंग हो गई एक तरीके से। इंक्लूड्स अ मैक्सी कैब एंड अ मोटर कैब नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सेपरेट फेयर्स आर चार्ज फॉर इट्स पैसेंजर्स, ठीक है। और भी टर्म समझाए। रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी मतलब जो जीपीएस एनेबल्ड या जीपीआरएस एनेबल्ड जो टैक्सीज होती हैं, जैसे ओला उबर ये सब आप यूज़ करते हो ना, तो इनको रेडियो टैक्सी बोला जाता है। तो उसमें तो जीएसटी लगता ही है, चाहे एसी हो नॉन एसी हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैक्सी कैब का यहाँ पे मीनिंग बोला नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। मैक्सी कैब एक्चुअली में नंबर ऑफ़ पीपल जो बैठ सकते हैं ना व्हीकल में, उसके बेसिस पे उसको डिराइव किया जाता है। तो वो क्वांटिटी एक बार वेरीफाई कर लेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आगे क्या बोला है, स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज। अब ये स्टेज कैरेज क्या है वो भी नीचे दिया हुआ है। इट मीन्स अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, मतलब उसके अलावा 6 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हो। फॉर हायर और रिवॉर्ड एट सेपरेट फेयर्स पेड बाई और फॉर इंडिविजुअल पैसेंजर्स, जितना उनको बैठना हो। स्टेज कैरेज मतलब जैसे अपने कैब होती है, नॉट एग्जैक्टली कैब, लेकिन ऐसा कोई व्हीकल कोई ट्रैवलर हो या ऐसा कुछ हो जो 6 से ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकता है, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको जाना है आप उसके उतने पैसे दो और बाकी के आपको नहीं पे करने हैं। तो इंडिविजुअली सबका फेयर अपना अपना होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेज कैरेज। तो नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज एग्जिम्प्ट
एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज टैक्सेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडिंग अमाउंट, वीजी फंडिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय एयरलाइन ऑपरेटर्स अंडर द आरसीएस स्कीम। अब ये जो आरसीएस है ना, इसको बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और वीजी फंडिंग का मतलब है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसमें ना बीच में 2016-17 में गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया था कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं इंडिया में उनको कनेक्टिविटी में लाना था। मतलब जैसे सूरत सिटी का एयरपोर्ट था, भुवनेश्वर का था, भोपाल का था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स थे जो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, और इन सिटीज़ को एयरपोर्ट की ज़रूरत थी, पब्लिक स्पेंड करने को रेडी थी, लेकिन एयरपोर्ट को डेवलप नहीं किया गया था। ऐसे एयरपोर्ट्स डेवलप हो सके, जल्दी यूज़ में आ सके, इसके लिए ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनाई गई, और इसमें गवर्नमेंट ने फंडिंग दिया और ये बोला कि इन एयरपोर्ट्स को जल्दी ग्रो करने की रिक्वायरमेंट है, इनको प्रायोरिटी पे रखें। तो ऐसे एयरपोर्ट्स पे स्टार्टिंग में अगर कोई फ़्लाइट यहाँ से उड़ती है, यहाँ पे टर्मिनेट होती है, तो उनको जीएसटी से दूर रखा गया था ताकि इनको जल्दी से प्रमोशन मिल सके। दैट वाज द बेसिक इंटेंशन जिसके लिए सारा काम किया गया। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ते। However, nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of 3 years from the date of commencement of operations of the RCS airport as notified by the Ministry of Civil Aviation। मतलब ये फर्स्ट 3 years के लिए ये स्कीम थी, तब तक तो एयरपोर्ट डेवलप हो जाएंगे और फिर जीएसटी जैसे लगता है वैसे ही लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाई डिफरेंट मोड्स, इसमें भी सीधी सीधी लिस्ट है। रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच। इन शॉर्ट, फर्स्ट क्लास और एसी कोच में जीएसटी लगता है, बाकी में नहीं लगता है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे में नहीं लगता है। इनलैंड वाटरवे जो रिवर चैनल यूज़ होती है उसमें आप जाओ बोट, फेरी, शिप के थ्रू, उसमें नहीं लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं लगता है, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस। टूरिज्म के लिए हो तो लगेगा। मीटर्ड कैब्स, जो टैक्सीज होती है मीटर वाली, अब यह ओला उबर की बात नहीं हो रही है, जो मीटर्ड कैब्स होती है उसकी बात हो रही है। जैसे मुंबई में, कोलकाता में और टैक्सी में मीटर लगा होता है तो मीटर डाउन करते हैं वैसा, तो दैट इज़ कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन लिस्ट। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शाज, जो दिल्ली में ई रिक्शाज चलती है जो पोल्यूशन फ्री है, बैटरी पे चलती है, तो इनमें भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। अब ऑटो रिक्शा वाला बेचारा जीएसटी कलेक्ट करने बैठा तो हो चुका काम। कितनी बार तो अपने वो शेयरिंग में जाते हैं 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये में, तो उसमें वो जीएसटी कहाँ से कलेक्ट करेगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। अदर एस्पेक्ट्स को आप रीड कर सकते हो, जहाँ ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। फिर बी पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय वेसल्स अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस नॉट टैक्सेबल। अच्छा, ये तो ऊपर हमने देख ही लिया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लीजर और चार्टर वेसल्स और अ क्रूज शिप, ये टैक्सेबल होगा। ठीक है। टैक्सेस लेवाइड बी इंक्लूडेड, द वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस विल इंक्लूड द टैक्सेस लेवाइड बाय एनी गवर्नमेंट on any passenger travelling by air, as only taxes levied under GST laws are excluded. Hence passenger taxes shall form part if taxable value of in the taxable value of supply। ये हम देख चुके हैं कि टैक्स पे टैक्स लग जाता है, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अदर टैक्सेस जो होते हैं वो टिकट की प्राइस में अगर इंक्लूडेड हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा, वो हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रोपवे एट्सेट्रा टैक्सेबल। रोपवे, केबल कार, एरियल ट्रैमवे, ये सब पे जीएसटी है, ये क्लियर किया हुआ है, और कुछ सर्कुलर भी है इसके क्लैरिफिकेशन में, तो आप ध्यान रखना। फिर आगे इलस्ट्रेशंस जिसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अभी अगला ब्लॉक है एक्चुअली। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड्स, देखें, बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड कोरियर, मतलब इनमें जीएसटी आ सकता है। इनलैंड वाटरवे, ये भी एग्जेम्प्ट है, अभी चालू किया है इन्होंने मध्य प्रदेश वाले रूट में और इन बिटवीन जो स्टेट्स है। रिवर चैनल के थ्रू गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया है, और जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जो ये मैटर हैंडल करते हैं रोडवेज़ का, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, तो उन्होंने पूरा डिटेल समझाया था कि कितना हम इससे हाईवेज़ का ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का ड्यूरेशन शॉर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, और इससे रेवेन्यू भी काफ़ी जनरेट हुआ है, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया है। ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कोरियर एजेंसी क्या होता है ये आपको पता ही है, तो इसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अदर एस्पेक्ट्स में कार्गो सर्विस की बात की है, जो कोरियर एजेंसी प्रोवाइड करती है, वो भी टैक्सेबल है। आंगड़िया सर्विस जो हम बोलते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और गुड्स को लोकल लेवल पे लेके जाने के लिए,
उसको भी यहाँ पे कवर किया है, वो भी लायबल टू जीएसटी है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उसकी बात हो रही है, उसमें एग्जेम्पशन है। एयर फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है, उसमें भी एग्जेम्पशन है क्योंकि एक्सपोर्ट पे तो लगा नहीं सकते टैक्सेस। इसके बाद सी फ्रेट फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, इसको भी एग्जेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अब ये जो बोला है, हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई आफ्टर 30 सितंबर 2020, ये डेट्स एक्चुअली आगे बढ़ चुकी है, तो आप इसका टेंशन मत लो, ये पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन गुड्स बाई रेल और वेसल, देखो ये सर्टन गुड्स में ना लिस्ट है, मतलब ये जितने भी गुड्स यहाँ पे एनलिस्टेड हैं वो अगर रेलवे से या शिप से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, और ये सारे ज़रूरत का सामान है, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, न्यूज़पेपर, रेलवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। हाँ, मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, आपके ऊपर ये थोड़ा बर्डन रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, देखो ऊपर बोल रहे थे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले केस में एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबिलिटी है, तो ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये इन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर ही बना दी है, और उसमें क्या क्या प्रोविजंस है आप देख सकते हो, ये सारा आगे तक जो भी कंटेंट है वो उसी के बेसिस पे चल रहा है, आगे भी एंट्री जीटीए के बेसिस पे ही है। तो इस ब्लॉक में अब जो पार्ट है वो पूरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में ही बात कर रहा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एंट्री नंबर 21 पॉइंट नंबर 56, तो एंट्री नंबर 21 है यहाँ पे, और इसमें हमने जैसे बात की गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और वो कोई पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एग्जेम्पशन कैटेगरी में कवर होती है। इसमें इन्होंने क्या क्या सर्विसेज दिए देख लेते हैं। देखो है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो तो हमें पता ही है, लेकिन कौन से गुड्स हैं वो यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, goods where the consideration charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed rupees 1500, और एक सी पॉइंट भी देखना, goods where consideration charged for the transportation of all such goods for a single consignee does not exceed 750, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है ना, ये कैलकुलेशन में काम आते हैं, नीचे आपको इलस्ट्रेशंस जब मिलेंगे ना तब इसका एप्लीकेशन समझ आएगा, अभी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जैसे पहले पॉइंट में बोल रहे हैं गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500 रुपीज़, ये ट्रांसपोर्ट चार्ज की बात हो रही है। सिंगल कैरेज में अगर एक कंसाइनमेंट जा रहा है और उस पर 1500 रुपये तक का अगर ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग रहा है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन है। दूसरा बोला गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750 रुपीज़। अब देखो एक जगह बोल रहा था सिंगल कैरेज, एक जगह बोल रहे हैं सिंगल कंसाइनी, तो जैसे होता है ना कि एक टेम्पो में या एक ट्रक में बहुत सारे लोगों का सामान जा रहा है, सिर्फ आपका सामान नहीं है, ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा पर कंसाइनी 750 रुपीज़ तक का अगर अमाउंट है तो उस कंसाइनी के ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला, ठीक है, एग्जेम्पशन है 750 रुपीज़ पर कंसाइनी। और यही अगर कोई सिंगल कैरेज में पूरा खुद का ही सामान भेज रहा है, सपोज ऐसा कुछ है, तो उसमें जो लिमिट रहेगी वो 1500 रुपीज़ तक की रहेगी। तो अगर सिंगल कैरेज में पूरा कंसाइनमेंट आप ही का है और उस कंसाइनमेंट पे ट्रांसपोर्ट का चार्ज 1500 रुपये या उससे कम है तो उसमें कोई जीएसटी लगने वाला नहीं। बाकी की जो लिस्ट है ना वो हमने ऊपर भी देखी थी, वो सेम ही है। इस चीज़ को हम ये 1500 वाले पॉइंट को और 750 वाले का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सम्स में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी कंडीशन ध्यान रखो कि ऐसा कुछ पर कंसाइनी और पर कंसाइनमेंट वाला कंसेप्ट है, अभी इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। मैं एक बार एंट्री समझा दूँ फिर मैं उस इलस्ट्रेशन पे भी आपको ले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर एस्पेक्ट्स में बोला है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज़ बिन डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन टू मीन एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स service in relation to transport of goods by road and issues consignment note by whatever name called। तो ये लोग एक कंसाइनमेंट नोट देते हैं, ये खास ध्यान रखने वाली चीज़ है। फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस टू बी कंसिडर्ड, मतलब कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट नोट इंपॉर्टेंस रखती है, तभी एक सप्लायर को यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या जीटीए की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। इफ सच अ कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर द सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो ये जीटीए की कैटेगरी में आने के लिए कंसाइनमेंट नोट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इफ़ अ कंसाइनमेंट नोट इज़ इशूड इट इंडिकेट्स दैट
the lien on the goods has been transferred to the transporter and the transporter becomes responsible for the goods till its safe delivery to the consignee. ये है कंसाइनमेंट नोट की इम्पोर्टेंस। यहाँ पे ये बोला है कि एक बार गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्टर को दे दिए गए तो फिर ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी बनती है कि सेफली वो गुड्स को कंसाइनी तक पहुँचाए और उसके बेसिस पे उसको अपना काम ख़त्म करना है। इट इज़ ओनली द सर्विस ऑफ सच GTA who assumes agency functions that is being brought into the GST net। तो ये इस तरीके से जो एजेंट बन रहा है ना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ गुड्स को सेफली पहुँचाने की, तो उसी को यहाँ पे GST के नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। Individual truck tempo who operates who do not issue any consignment note are not covered within the meaning of the term goods transport agency। वो बेचारा एक अकेला टेम्पो वाला है, रैंडमली एफजेड मैनर में सामान उठाता है, डिलीवर करता है, उसमें क्या आप उसको GTA में कंसिडर करोगे और क्या GST के नेट में लाओगे, तो वो कवर नहीं होते। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर्स हु डू नॉट इशू अ कंसाइनमेंट नोट विल बी कवर्ड बाय द एंट्री नंबर 18 ऑफ द नोटिफिकेशन विच इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। ठीक है, उसको दूसरी एंट्री में कवर कर रहे हैं, एंट्री 18 में, और उनको एग्जेम्प्ट किया है। कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या होता है वो यहाँ पे समझाया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म इन रिलेशन टू इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जैसे उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया था कि इन रिलेशन टू, अब एग्जैक्टली देख लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जो ऊपर पॉइंट था है ऐसा कुछ, वहाँ पे देखो आपको ये यहाँ पे दिखेगा, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज़ बीन डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन टू मीन एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रोड। प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू बोला है, तो ये जो इन रिलेशन टू फ्रेज़ है ना, उसका अपना एक डिटेल्ड मीनिंग है, जो डिटेल्ड मीनिंग यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या मतलब है। इससे क्या है, इस डेफिनेशन का स्कोप बढ़ गया। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बट ऑल्सो वेरियस इंटरमीडियरी एंड एंसिलियरी सर्विसेज। उसके साथ साथ जुड़ी हुई सर्विसेज जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयरहाउसिंग which are provided in the course of transport of goods by road. These services are not provided as independent services but as the ancillary to the principal service. ठीक है, the invoice issued by GTA for providing the said service includes the value of these services। अब कोई गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो ये सारे खर्चे भी तो जोड़ के आपको बिल बना के देगी ना, वो अपना कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ये आपको मान के चलना है, और इसको एक कॉम्पोजिट सप्लाई की तरह आप कंसिडर करो, ऐसा बोला है। However, if such incidental services are provided as separate services and charged separately, whether in the same invoice or separate invoices, they shall be treated as a separate supply। तो फिर बात अलग है, अगर उनको सेपरेटली बिल किया जा रहा है तो सेपरेट सप्लाई है, बट अगर उसको कॉम्पोजिट की तरह ट्रीट किया भी जा रहा है तो दैट इज़ नेचुरली बंडल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, और इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ये इन्वॉइसिंग और डॉक्यूमेंटेशन को लेके है, या आप पढ़ सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो टाइम वेस्ट नहीं करते उस। अच्छा, इसमें ना रिवर्स चार्ज का भी एक ऑप्शन है, वो भी बोला हुआ है। रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि GTA वाली जो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, और ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब इस लिस्ट के अंदर जो कुछ लिखा है वो पॉइंट्स एकदम डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, उसमें कोई इशू वाली बात है नहीं। आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि हाँ ये मैटर में रिवर्स चार्ज लगता है, क्योंकि अगर इलस्ट्रेशन में पॉइंट यूज़ किया तो फिर ये चीज़ काम आएगी, ये आप ध्यान रखना। क्लियर, आया ये समझ में? तो ये एक टेबल आप पढ़ लो, अगर कोई क्वेरी है तो फिर मैं इसमें सिर्फ डाउट्स लूँगा, और एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, तो एक बार आप उसको रिलेट कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी है तो पूछने में कोई टेंशन मत लेना, आप आराम से डिस्कस करना, अपने देख लेंगे उसको। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आ गया है, सॉरी 12 आ गया है। इसमें आपको ये GTA के बेसिस पे कुछ सम्स मिलेंगे, कुछ कंडीशंस मिलेंगी, और देखें क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। मेन तो मुझे ये देखना है कि जो वो 750 और 1500 रुपीज़ वाला जो पॉइंट था उसको कैसे हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, वो मुझे आपको बताना है। मैं भी एक बार सम देख लूँ क्या है एग्जैक्टली, देन रिलेट कराते हैं। और आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आज आ रहा होगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। दिवाली सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, और कोरोना हो या पॉल्यूशन हो, क्रैकर्स हैं वो लोग फोड़ने वाले हैं, तो पटाखों के बिना तो दिवाली होगी नहीं। तो थोड़ा सा आज आपको मेरे साथ इस चीज़ को
जो है बेयर करना पड़ेगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि जब नॉइज़ आ रहा है तो मैं कम बोलूँ और बाद में उसको कोप अप कर लूँ। यहाँ पे पूछा है गिव रीजंस फॉर टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशन फॉर ईच ऑफ द आइटम। कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल है, कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है, वो इन्होंने बोला हुआ है। जैसे पहली कैटेगरी में बोल रहे हैं टोटल फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड बाय XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो टैक्सेबल होगा ही होगा। फिर बोला है फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स कवर नहीं होते, जिसमें मतलब GST नहीं आता, एग्जेम्प्ट होते। ऊपर हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो पूरा लेस कर दिया उन्होंने। यहाँ ध्यान देना, इसमें लेस किया हुआ है, इसको जोड़ा हुआ नहीं है। तो 13.5 लाख में से 1,25,000 माइनस। फिर बोला है फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल कंसाइनमेंट फॉर पर्सन हु पेड लेस देन 750 फॉर ईच कंसाइनमेंट। मतलब क्या हो रहा है, एक ट्रक में, एक टेम्पो में मल्टीपल लोगों के कंसाइनमेंट जा रहे हैं और एक एक कंसाइनमेंट पे जो ट्रांसपोर्ट का अमाउंट लिया गया है ना, वो 750 रुपये से कम है। मतलब जैसे मेरा जो पार्सल है उस पर मैंने 200 रुपये दिया, किसी ने अपने पार्सल पे 500 रुपये दिया, ऐसे सब है। तो उन कंसाइनमेंट्स पे GST नहीं लगता है, इसलिए ये 75,000 जो है ना, इसको भी लेस कर दिया गया है। तीसरे में बोला है फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन स्मॉल व्हीकल्स फॉर पर्सन हु पेड लेस देन ₹1500 पर ट्रिप। तो देखो मैंने बोला ना, एक सिंगल कंसाइनमेंट, मतलब पूरा व्हीकल उसी के लिए था, लेकिन छोटे छोटे व्हीकल्स में बार बार सामान भेजा गया है और एक जो व्हीकल है उसमें जितना भी सामान जा रहा है उसका फ्रेट 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पर कंसाइनमेंट या पर व्हीकल ऐसे देखा जाए तो 1500 रुपये है, और पर कंसाइनी, एक ही व्हीकल में मल्टीपल कंसाइनीज़ के गुड्स जा रहे हो तो 750 रुपीज़ तक हो एग्जेम्प्ट है। तो ये सब लेस हो जाएगा। इसके बाद जो अमाउंट बचता है वो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और उसके ऊपर फिर GST का जो रेट होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में ये चीज़ आए तो आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा। वैसे ही फिर इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, वो आप देख सकते हो। इसमें आपको वो ऊपर जो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज वाली जो लिस्ट है उसके बेसिस पे आगे बढ़ना होगा। तो रिवर्स चार्ज वाला टेबल पढ़ के फिर इसको अप्लाई करोगे ना, तो सिर्फ आपको बताना है कि किस पे रिवर्स चार्ज है और किस पे नहीं, बाकी कुछ और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप आराम से पॉइंट वाइज पूछना, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन और वर्किंग नोट के साथ ही मैंने दिया है, तो होपफुली आपको कोई परेशानी होगी नहीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 57 है, ये देख लेते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंट्री नंबर 21A। अब यहाँ पे GTA सर्विस दे रही है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो देखते हैं क्या कुछ रिवर्स चार्ज तो पॉसिबल होगा नहीं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन द फॉलोइंग रिसिपिएंट्स नेमली, ये जितनी भी लिस्ट है, आर एग्जेम्प्ट। मतलब इन लोगों के केस में एग्जेम्पशन नहीं होगा, बाकी के केस में एग्जेम्पशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये सारे लोग हैं और फैक्ट्रीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉरपोरेट है, तो इन लोगों के केस में GST एग्जेम्प्ट नहीं है। और अगर ये लोग अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर GTA को फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज के हिसाब से इनसे GST कलेक्ट करके खुद सबमिट करना पड़ेगा। अगर ये लोग रजिस्टर्ड हैं तो इन पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा, जैसा हमने ऊपर टेबल में देखा। अच्छा, अगर इनके अलावा कोई और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई इंडिविजुअल या कोई और जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो उस केस में GST लगेगा ही नहीं, उसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया। तो ना रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली क्या होता है पता है, जिन केस में रिवर्स चार्ज लगता है ना, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो ऊपर रिवर्स चार्ज वाली कैटेगरी में कवर हो ही रहे थे, जहाँ तक मुझे दिख रहा था। तो फिर इन लोगों को रिवर्स चार्ज क्योंकि इन पे एप्लीकेबल है, इनको GST नंबर लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से GST तो आने ही वाला है, सरकार तो टैक्स कमाएगी कमाएगी। क्लियर है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 58, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA टू पर्सन्स रजिस्टर्ड फॉर TDS। ओके, ये TDS वाला अपना सेक्शन 51 था। सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है, GTA प्रोवाइड कर रही है। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स कैरेज में। और किसको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी which has taken registration under CGST only for the purpose of deducting tax under section 51, और कोई उनका रीज़न नहीं है, ठीक है। एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो एंटिटी है ना, जिनको आप गुड्स पहुंचा रहे हो, उनका GST में रजिस्ट्रेशन कराने का एक ही पर्पज़ है, TDS काटना, कोई टैक्सेबल सप्लाईज देने का उनका पर्पस नहीं है। तो उन लोगों को जब GTA सर्विस प्रोवाइड करेगा तो फिर वो सर्विसेज एग्जेम्प्टेड रहेंगी, ऐसा ध्यान में रखना है।
इलस्ट्रेशन 14 में आपको कुछ और कैलकुलेशंस सीखने को मिलेंगे। इसके साथ हमारा ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला पूरा ब्लॉक है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार आपको थोड़ा इसमें रिवर्स चार्ज के जो पॉइंट्स एंड ऑल हैं, इसको पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सारे पॉइंट्स हैं फैक्ट्रीज़ वाले और सब, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो रिवर्स चार्ज उन पर आ ही जाता है। और बाकी के जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनमें फिर एग्जेम्पशन हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। पता चल गया। रेट वेट दे रखा है यहाँ पे 6% CGST, 6% SGST, 12% जो है IGST का रेट, ठीक है। तो इसके साथ ये ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है और इसको यहीं पे बैकअप करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम अगला ब्लॉक जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।